तो आपके आज के करंट अफेयर्स सबसे 21 मई 21 के। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है एरोसोल पोल्यूशन। अब एरोसोल्स क्या होते हैं? देखो, एरोसोल कोई भी हवा के अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो होता है, ठीक है, अब सॉलिड भी हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें एरोसोल मानी जाती हैं। जैसे एक जो सबसे कॉमन तुम एरोसोल देखते हो, जो परफ्यूम्स होते हैं या डीओ होता है, उसके अंदर से जो वो गैस निकलती है वो भी एरोसोल है। इसके अलावा जो हम कार से निकलने वाला और चिमनी से निकलने वाला धुआं देखते हैं वो भी एरोसोल्स हैं। वो जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो एरोसोल्स हैं। तो वैसे ही अब आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि कोविड आजकल, मतलब जो स्नीज होती है, वैसे जुकाम भी ऐसे ही फैलता है कि अगर कोई स्नीज करता है बिना अपने आप को कवर किए तो वो जैसे जुकाम जैसी बीमारियां भी फैला सकता है, ठीक है। तो एरोसोल्स क्या है? अब कोविड में भी यही होता है कि अगर कोई पर्सन बोल रहा है, हमारे मुंह से लगातार एरोसोल्स निकल रहे होते हैं हमारे, अगर किसी का फ्लोइंग नोज है उससे भी कोविड रिलीज हो सकता है। तो आपकी लेटेस्ट इंडिया में साइंटिफिक स्टडी ने ये पाया है कि इंडोर स्पेस में आपका 10 मीटर दूर तक भी कोविड का वायरस ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। 10 मतलब ऑलमोस्ट 30 फुट तक, ठीक है, 30 32 फुट हो गए। 1 मीटर, सॉरी 30 फुट कह दिए, 10 मीटर, इसका मतलब 32 फुट के करीब, ठीक है। तो ये जो 30 मीटर है, 32 फुट के करीब आपका वायरस ट्रैवल कर सकता है अगर प्रॉपर वहां पे आपकी वेंटिलेशन सिस्टम ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर आउटडोर हवा का कोई वेंटिलेशन सिस्टम बनाना जरूरी है हर ऑफिस या इंडोर स्पेस में, जैसे घरों में भी, ऑफिस में भी, हर जगह, ताकि उनका ये ट्रांसमिशन बंद हो सके। क्योंकि अगर बाहर वाली हवा से एक्सपोज होगा तो उसका रेडियस वैसे 2 मीटर ही रह जाता है, ठीक है, 6 फुट के आसपास ही रह जाता है। तो वो 6 फीट का, जो वो कहते हैं कि 6 फीट का गैप बना के रखो, वो इसी लॉजिक से है। पर अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो 30 फुट दूर तक भी वायरस ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। जैसे एक स्टडी में डब्ल्यूएचओ ने पाया था। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जब बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू हुआ था ना, ये यूएसए की स्टडी है, कि यूएसए में देखा गया कि एक रेस्टोरेंट में, जो मतलब आपके वो प्रिस्क्राइब किया गया था कि 24 डिग्री टेम्परेचर रखो, ठीक है, किस तरीके से एसी चलाने, वो सारी जो एसी की गाइडलाइंस आई थी वो कैसे बनी थी। तो बेसिकली आपके रेस्टोरेंट में अलग अलग टेबल्स जो लगाए गए, उसमें ये पाया गया कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही कोविड हुआ, सारे टेबल के लोगों को नहीं हुआ। तो ये चीज हो कैसे रही थी? ये चीज ऐसे हुई थी कि लेट्स सपोज ये पर्सन पॉजिटिव था, इस पर्सन को कोविड था। तो हुआ क्या कि अगर एसी के वेंट, कई बार आपने देखा होगा एक साइड पे एसी के वेंट लगे होते हैं, वो हवा जब इस साइड से ट्रैवल कर रही है, वो सारे के सारे, मतलब इधर से हवा जा रही है, वो सारा वायरस इस साइड को लेके जा रही है। तो इस वायरस के वेंट में कोई भी आएगा वो सारे के सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। बल्कि इनके जो साथ भी बैठे थे उन्हें कोविड नहीं हुआ। इस कारण वेंटिलेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आया, ठीक है, इस तरीके से स्टडी करने में। तो आपकी इसीलिए वेंटिलेशन और एरोसोल्स, बेसिकली एरोसोल कोई भी सॉलिड या वाटर ड्रॉपलेट पार्टिकल जो आपका हवा में होता है उसे एरोसोल कहते हैं। ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। एरोसोल किसी भी चीज को कह सकते हो तुम। तो ये नेचुरल भी होते हैं ऑब्वियसली, जो आपकी फॉग बनती है, मिस्ट बनती है, जो जो डस्ट उड़ती है, इवन जो मिट्टी हवा में उड़ रही है वो भी एरोसोल है, ठीक है। हमारे एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऐसे कारण जो ह्यूमंस के कारण कुछ हो रहा है, मतलब वो एंथ्रोपोजेनिक उस चीज को कहते हैं। तो जो पॉल्यूटेंट्स और स्मोक होता है वो हमारे कारण है। तो पेस्टिसाइड स्प्रे हो गया या कोई भी चीज होगी, जैसे परफ्यूम्स हो गए, वो सब कुछ क्लियर है। अब सेकंड करंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट बनता है। और ये पेपर में आपको कभी ना कभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, और जो आजकल मॉडर्न टाइम में
चीज आ गई है एज कंप्यूटिंग। क्या होती है? देखो हम अक्सर ना ये टर्म्स को मतलब एज कंप्यूटिंग शायद बहुत लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, पर हम एज कंप्यूटिंग को ही बहुत बारी क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर कर देते हैं। देखो क्लाउड क्या होता है, ठीक है? वो हमारे एमपी जैसी डेफिनेशन नहीं कि पता नहीं बारिश होगी तो कहीं डेटा ना लीक हो जाए, वो वाली चीज नहीं। एक्चुअली क्लाउड क्या है? एक ना बैक एंड सर्वर्स होते हैं। बैक एंड सर्वर्स होते हैं जहां पे जाके सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। ये जो डेटा होता है ये रियल टाइम में नहीं काम करता, मतलब आप इसे रियल टाइम में एक्सेस नहीं कर रहे होते। तो होता क्या है, कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अगर उन्हें कई डेटा वेरीफाई करना होता है ना, तो एक आपका फ्रंट एंड कंप्यूटर सर्वर होता है और ये लिंक्ड होता है कहीं दूर एक और सर्वर से सेम इंफॉर्मेशन के साथ। तो तुम किसी चीज में चेंज कर रहे हो, वो इस टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, कुछ टाइम बाद जाके वो इस चीज में अपडेट होता है। तो वो टाइम लगाता है, ये जो प्रोसेस होता है ये लंबा प्रोसेस होता है और टाइम लगाता होता है। ठीक है, ये ज्यादातर हमेशा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें बैक एंड यूज करने के लिए ही रखती होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। दूसरी चीज जो आपके जो मतलब की है वो है एज कंप्यूटिंग, जिससे हम एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग को कंफ्यूज करते हैं। अब एज कंप्यूटिंग होती क्या है? एज कंप्यूटिंग जो आजकल तुम जितनी भी एप्स यूज करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, या ये जो वीडियो है यूट्यूब जब चलाते हो, या कोई भी ये वीडियो अभी भी जैसे जूम पे देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, ये आपको एज कंप्यूटिंग से आपके पास लाइव डेटा आ रहा है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है कि अब यहाँ पे जो डेटा देना है इसे रियल टाइम में ट्रांसफर किया जाता है। तो जब आपकी डिमांड जनरेट होगी साथ की साथ डेटा जनरेट होगा। तो इसके कारण ना इसका कोई बैकअप मतलब इमीडिएट बैकअप नहीं बनाया जाता, लॉन्ग टर्म में प्रोसेस होके क्लाउड कंप्यूटिंग में सब कुछ जाएगा। पर बिकॉज आपको एक डेटा चाहिए होता है, तो आजकल मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि ये आपका लेट्स वो फोन है, ये किसी एक सर्वर से कनेक्ट कर रहा है जो आपको इस टाइम रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है बाद में मतलब पीछे से पहले ही बफर करके या स्टोर करके रखेगा वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। इससे क्या होता है, कभी भी डिले नहीं आता। जैसे आजकल आपके बहुत सारे ऐप्स में, जैसे यूट्यूब में वो फीचर आ गया कि तुम किसी वीडियो को या सॉन्ग को, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन होता है, डाउनलोड डाउनलोड ऑफलाइन करके ऐप के अंदर ही ऑफलाइन हो जाता है। वो एज कंप्यूटिंग है। उसने क्या करना है, पीछे सर्वर से उठा के तुम्हारे फोन में मतलब उस ऐप के अंदर उस चीज को स्टोर करके रख लेना है। अब तुम कहीं पे बिना सिग्नल के भी होके तब भी तुम उस चीज को प्ले कर सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई रियल टाइम में कोई चीज मिल रही है जब तुम चाहो, चाहे इंटरनेट स्लो हो, ठीक है, मतलब चाहे डेटा स्लोली आ रहा हो पर मिल रहा है, वो एज कंप्यूटिंग होती है। और जो पीछे बैक एंड सपोर्ट सर्वर्स होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। तो एक्चुअली जितनी भी तुम एप्स कुछ भी चलाते हो वो एज कंप्यूटिंग से चलाते हो। क्लियर है? जैसे इंस्टाग्राम ही लगा लो, इंस्टाग्राम को जो रोज स्क्रॉल करते हो वो एक्चुअली मतलब जो स्क्रॉल कर रहे हो वो एज कंप्यूटिंग से तुम्हें डेटा आ रहा है। पर अपने आप में इंस्टाग्राम का जितना भी डेटा है उनके बैक एंड क्लाउड कंप्यूटर्स में है। तो कोई कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा तो वो तब इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है वहां से। ठीक है? सर एज कंप्यूटिंग एक बार दोबारा बता दूं। एज कंप्यूटिंग वो चीज है, मतलब होता क्या है, ये सारा डेटा मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग भी और एज कंप्यूटिंग भी दोनों डेटा ऑनलाइन है। ठीक है? क्लाउड में बस ये फर्क है कि क्लाउड का डेटा तुम्हें थोड़े डिले में आता है, तुम्हें इमीडिएटली एक्सेस में नहीं आएगा। एज कंप्यूटिंग होता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे डेटा की जाती है कि तुम्हारे इमीडिएटली तुम्हें डेटा अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में ये है कि तुम्हारा जो कंप्यूटेशन और डेटा स्टोरेज है ये तुम्हारी डिवाइस में आके होती है। तो मतलब होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, मतलब अगर मैं दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन में समझाऊं ये काम कैसे करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में वो सारा डेटा पहले प्रोसेस कर देगा और वो फिर तुम्हें भेजेगा। एज कंप्यूटिंग में तुम्हारे फोन या जो भी तुम लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर में चीज देख रहे हो ना, तुम्हारे कंप्यूटर में वो रॉ डेटा आएगा। तुम्हारे कंप्यूटर को पहले ही वो डेटा प्रोसेस करना आता है। तो यही चीज टेक्नोलॉजी का वो फायदा उठाता है कि वहां से वो रॉ डेटा भेज देगा। ठीक है, तो तुम्हारे कंप्यूटर तक डेटा पूरा पहुंच गया
और वो बहुत ही कम बैंडविड्थ लेता है, मतलब बहुत ही कम स्पीड लेता है। तो वो जैसे ही तुम्हारा फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी, तो उसके पास रॉ डेटा आया, तो स्मार्टफोन्स क्या करते हैं, उस डेटा को रियल टाइम में कन्वर्ट करके तुम्हें दिखा रहे होते हैं। तो पीछे से वो डेटा प्रोसेस होके नहीं आया होता, वो सारा रॉ आया होता है, और वहां पे तुम्हारे फोन के अंदर वो प्रोसेस हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा, पीछे पूरा डेटा तैयार होके फिर तुम्हारे पास अवेलेबल होता है। टेक्निकल वर्ड में समझ आया या कहीं दोबारा समझाऊं? ठीक है। सर एज एज कंप्यूटिंग जैसे लाइव कोई भी लाइव ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ बिल्कुल। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰग ਹੋ ਸਕਦੀ। हाँ जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰੀ कई चीज़ों को प्रोसेस करते हुए बहुत स्लो हो जाता है। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे एक वो, तुमने शायद ट्राई किया या नहीं किया, जिनके पास खासकर आईफोन है, एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी वो हुई थी कि स्टोरी को ओपन करो साथ के साथ आईफोन हैंग हो जाता था। किसी ने ट्राई करके देखा है था या नहीं था? तो हो क्या रहा था, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, उस पर्सन ने क्या किया था, वो एक कोडर था, मतलब बहुत ही बेसिक सी उसने ट्रिक अप्लाई की थी। उसने उस फोटो के ना पिक्सल्स इतने बड़े कर दिए थे कि आईफोन की, बिकॉज आईफोन के अंदर ना रैम बहुत छोटी होती है, तो वो रैम को ओवर प्रोसेस कर जाता था, मतलब उस रैम से ज्यादा डेटा आ जाता था, तो फोन एक बार पूरा फ्रीज कर जाता था, रीस्टार्ट करना पड़ता था। ठीक है। पर जो, मतलब जैसे कई जो सैमसंग के फोन है वो तो 12-12 GB रैम के साथ भी आ रहे हैं, वो उस डेटा को प्रोसेस कर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एंड्रॉयड में नहीं आई थी, एप्पल में आई थी। तो ये एक बहुत ही फेमस ट्रिक बन गई थी जो इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हुई थी, कि ये स्टोरी खोलो और साथ के साथ वो चीज़ हैंग हो जाएगी। तो वो करता क्या था, वो पिक्सल इतने बड़े थे कि रैम प्रोसेस ही ना कर पाए। वो एज कंप्यूटिंग का उसने यही फायदा उठाया, क्योंकि आईफोन उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता था। आईफोन उसे प्रोसेस करते हुए आईफोन की रैम की कैपेसिटी एक्सीड हो जाती थी, वो इसलिए जम जाता था। ठीक है, धर्मेंद्र ने ट्राई किया है, पर ये अभी भी खैर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अवेलेबल हैं, पर ये सिर्फ एंड्रॉयड पे नहीं होगा, सिर्फ आईफोन्स पे होगा ये। ठीक है, एंड्रॉयड अगर छोटी कैपेसिटी का है उस पे हो सकता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आजकल जो आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत सारे रैम के साथ आ रहे हैं, तो पर ये आईफोन के साथ यही चीज हुई थी। ठीक है, नैन्सी अब क्लियर हो गया एज कंप्यूटिंग? हाँ जी सर। नेक्स्ट है चाइना कंप्लीट्स तिब्बत हाईवे ओवर ब्रह्मपुत्र। देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ना लगातार इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं, चाइना ने प्रायोरिटी सेट की हुई है, और खैर इंडिया ने भी सेट की हुई है, कि जो उनकी वेस्टर्न बॉर्डर है, यानी कि जो इंडिया के साथ बॉर्डर लग जाती है, जो हिमालयन बॉर्डर्स हैं, ये आपके हिमालयज आ गए, इस साइड पे इंडिया आ गया, और इस साइड पे चाइना का तिब्बत का एरिया है। तिब्बत में वो लगातार ये माउंटेन्स के जितने एरियाज हैं, यहाँ पे वो रेल और रोड नेटवर्क लगातार बनाई जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी रेलवे और बहुत सारे रोड का वो नेटवर्क बना रहा है। इसलिए इंडिया को भी थोड़ा सा फियर होता है कि ये क्या इंटेंशंस हैं कि हमारी बॉर्डर के इतनी पास सड़कें बनाई जा रही हैं। जैसे जो अभी ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट जिसकी न्यूज़ है, ये अरुणाचल प्रदेश से कुछ ही दूर तक आपका रेल प्रोजेक्ट आके खत्म होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से कुछ ही दूर तक, तो उन्हें एक्सेस वो बेटर करी जा रहे हैं। अब जितनी तुम्हारी रोड और रेलवे नेटवर्क्स बेटर होते हैं ना, तुम्हारी मूवमेंट करनी उतनी आसान हो जाती है। इंडिया, अब मतलब इंडिया में ये चीज की कमी क्यों है, अब खैर कमी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। देखो 1962 की वॉर के बाद ना गवर्नमेंट ने एक बहुत ही नेगेटिव सोच अपना ली थी, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम साबित हो रही है। सरकार ने क्या अप्रोच अपना ली थी कि हम ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, अगर हम यहाँ पे रेल और रोड्स बना देंगे, कल अगर चाइना ने हमला किया, वो हमारे ही रेल और रोड्स को यूज करके इंडिया को और अंदर तक इन्वेड कर देगा। जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑब्वियसली जिसके पास ये रेल और रोड का नेटवर्क आ गया वो फायदा उठाएगा। पर अब लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या आती है, जब आर्मी को मूव करना होता है, आर्मी को अपनी सप्लाई लाइन मूव करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने 2011 के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम से ये शुरू हुआ है,
और मोदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी ज्यादा बूस्ट दिया है उसके बाद, कि ये अप्रोच चेंज की जानी चाहिए। इस अप्रोच के मुताबिक अब हम बॉर्डर के बिल्कुल एंड तक हम भी रेल और रोड बनाना शुरू कर रहे हैं। पर वही है कि चाइना हमसे बहुत साल पहले से कर रहा है, तो उसका रोड नेटवर्क पहले से ही बहुत बेटर है। ठीक है। लास्ट ईयर जो हमारी चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुई थी, उसका एक मेन कारण ये भी था क्योंकि चाइना देख रहा था कि इंडिया नए नए रोड्स और रेलवेज बना रहा है। तो एक्चुअली वो इंडिया को डराना चाहता था। जिन पीक्स पे उसने कब्जा किया था वो हमारी एक दुनिया के जो हाईएस्ट एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप है एयरफोर्स की, कौन सी है? सर डीबीओ सर, दौलत ओल्ड बेगी से। हाँ, ओल्ड बेगी, मुझे दौलत ओल्ड बेगी। डीबीओ बोलते हैं उसको सर। चलो एक बार सबके लिए, डीबी ओल्ड बेगी नहीं था, डीओ भी नहीं होगा? दौलत ओल्ड बेगी है सर, वैसे उसको बोलते हैं डीबीओ एयर स्ट्रिप बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपकी सर इस चीज के फील्ड में बुरी वो मानता हूँ। ठीक है। तो दौलत ओल्ड बेगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रिप है इंडिया की। जो 1962 की वॉर भी हुई थी ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर हुई, मतलब उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, त्रिशूल रेंज की बैटल। ठीक है। वो जो बैटल थी वो सिर्फ इंडिया ने बहुत ही, मतलब जो इंडिया के सैनिक थे उनकी उस चीज के लिए बहादुरी इसलिए मानी जाती है, उन्हें बोला गया था वापस आ जाओ, पर उन्हें पता था अगर वो वहां से हट गए तो दौलत ओल्ड बेगी चली जाएगी चाइना के हाथ में। ये इकलौती एयर स्ट्रिप है वहां पे जो एक्टिव है। और जब वहां पे उससे हमें एडवांटेज क्या मिलती है कि हमारी एयरफोर्स वहां पे ऑपरेट कर सकती है, जो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज पड़ता है अगर कभी भी चाइना की साइड से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके कारण हमने लास्ट ईयर वहीं पे इसे कनेक्ट करने की ना एक नई रोड बना दी थी, बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के साथ साथ बनाई है, मतलब जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, चाइना के बॉर्डर नहीं, अक्साई चिन्ह जो हमारा इलाका था डिस्प्यूटेड एरिया के बिल्कुल साथ साथ बनाई है। तो चाइना ने उसी कारण उसके आसपास की पीक्स पे, उस रोड के, मतलब जहां से वो रोड विजिबल है उसकी वो पीक्स पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो ये सारा डिस्प्यूट वहां से उठा था। उसके बाद हमने उसके ऊपर वाली, पहले तो चाइना पीछे जाने को तैयार ही नहीं था, उसने कह दिया था ये हमारा एरिया। पर सबसे बड़ी चाइना को प्रॉब्लम कब आई, जब हम कैलाश रेंज पे जाके बैठ गए। कैलाश रेंज अब उनसे भी ऊपर की रेंज है। वहां से जो व्यू है, वो उनका जो मेन बेस था वो भी वहां से दिखता है, और कैलाश रेंज से तुम लिटरली वहां पे फायरिंग और मोटार्स सब छोड़ सकते हो। ठीक है। और चाइना की जितनी भी माउंटेन के ऊपर उन्होंने पोस्ट बनाई थी वो भी डायरेक्ट हमारे हमले की रेंज में थी। उसके बाद ही चाइना हमसे बात करने के लिए टेबल पे आया, उससे पहले तो वो मान ही नहीं रहा था। इसलिए बार बार ये भी बोला जाता है कि जो अब कैलाश रेंज है, चाइना बार बार कहता है कि कैलाश रेंज खाली कर दो, हम भी पीछे चले जाएंगे, तुम भी पीछे चले जाओ, कैलाश रेंज खाली कर दो। अब ये बोला जाता है कि कैलाश रेंज नहीं खाली करनी चाहिए, क्योंकि अब हम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज पे हैं। अगली बारी अगर उन्होंने पहले कैलाश रेंज ले ली, हमारे पास बारगेनिंग के लिए कुछ नहीं होगा। तो बाकी अब देखो गवर्नमेंट के हाथ में क्या स्टेप्स लेती है। पर आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है, बहुत सारे रिटायर्ड मिलिट्री के लोगों ने भी यही बोला है कि कैलाश रेंज के ऊपर बैठे रहना चाहिए। तो इसी से आपकी दूसरी चीज जो करंट अफेयर में आती है वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। यारलुंग तंग्सपो इसे तिब्बत में कहते हैं। उसके बाद ये इंडिया को एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। ठीक है। उसके बाद असम में जाती है और असम के बाद बांग्लादेश में। ठीक सर है। हाँ जी, हाँ जी। सर इसको सर चाइना में क्या कहते हैं? यरलंग तंग्सपो। नहीं सर, ये तो तिब्बत में कहते हैं ना सर, चाइना में कुछ और नहीं कहते थे सर? अरे तिब्बत भी तो चाइना के कब्जे में ही है। नहीं है सर, पर इसको सर कोई और शायद, चलो यार यही नहीं बता। नहीं, वहां पे तुमने सिर्फ जो नाम पढ़ा होगा वो तंग्सपो, आपने मैप पे सिर्फ तंग्सपो लिखा होता है। ठीक है। इसका पूरा नाम उसे ये कहते हैं, मतलब जब आप मैप पढ़ते हो हमारे, हम अ, अपनी एटलस भी तुम देखोगे उसमें सिर्फ तंग्सपो लिखा होगा, और उसका पूरा नाम यहाँ पे यरलंग तंग्सपो बोला जाता है। मतलब हम चाइनीज साइड पे यही नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके सर। ठीक है। तो
ये सारा रिवर के बारे था। अब नेक्स्ट आपका ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर, वो है वीडल सी। देखो आपके अंटार्कटिका, हमने थोड़े करंट अफेयर्स पहले अंटार्कटिका भी पढ़ा था कि इसे एक नेचुरल सारी ह्यूमैनिटी का ग्राउंड माना जाता है, ठीक है, सारी दुनिया के लिए बराबर है। हाँ जी, सॉरी, लाइट चली गई थी और जनरेटर स्टार्ट होने में उतने टाइम में एक बार पीसी बंद हो जाता है। बस 60%। हाँ, हम कर रहे थे फोर्थ करंट अफेयर वीडल सी बारे। तो बेसिकली वीडल सी क्या है कि आपके यहाँ पे ना, हमने थोड़े करंट अफेयर पहले वैसे अंटार्कटिका बारे भी एक चीज पढ़ी थी कि ये सारी ह्यूमैनिटी को बिलोंग करता है। कौन सी ट्रीटी के अंडर? अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका ट्रीटी, अंटार्कटिका ट्रीटी में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कंट्री अंटार्कटिका को क्लेम नहीं करेगी, ये सारी ह्यूमैनिटी का कॉमन है। पर दूसरी अब चीज क्या है, अंटार्कटिका ना दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है फ्रेश वाटर के रिजर्व्स का, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े ग्लेशियर्स, आइसबर्ग सब जमा पड़ा है। मतलब इसके अंदर सिर्फ बर्फ की इतनी ज्यादा डेप्थ मानी जाती है कि लोएस्ट एरिया पे भी कम से कम 60 फुट बर्फ तो है ही है। नीचे जमीन कहाँ पड़ती है वो अभी तक किसी ने, मतलब डायरेक्टली जमीन पे कोई एक्सेस नहीं है, तुम वहां पे अगर जाओगे तुम बर्फ के ऊपर ही चल रहे हो। और ये माना जाता है कि अंटार्कटिका की स्नो का इतना हैवी भार है उसके ऊपर कि अंटार्कटिका की जमीन ना थोड़ी सी 1-2 फुट नीचे दबी हुई है, मतलब लैंड एरिया ही दब गया क्योंकि इतना ज्यादा ऊपर भार था। ठीक है, तो ये जो रिजर्व्स हैं, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब अगर यहाँ से लगातार आइस मेल्ट होती गई, स्नो आपकी मेल्ट होती गई या आइसबर्ग टूटते गए, तो वो सारा समुंदर में पानी ऐड होता रहेगा। उसके कारण सी लेवल आपके राइज करने लगेंगे। और सी लेवल राइज करने का मतलब है कि आपके जो लैंड एरियाज हैं ये धीरे धीरे, ये धीरे धीरे पानी के अंदर कोस्टल एरियाज डूबते जाएंगे, आइलैंड्स तो गायब ही हो जाएंगे। इसीलिए आज का जो आपका करंट अफेयर था वो इसी रिगार्डिंग था कि एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा, आज तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग अभी टूट के हटा है A76 नाम से। ठीक है, A76 नाम से ये आज तक का लार्जेस्ट आइसबर्ग है। देखो आइसबर्ग प्रॉब्लम क्यों, आइसबर्ग दो चीजों के कारण प्रॉब्लम है। एक तो ये बर्फ का टुकड़ा है, तो जैसे जैसे ये गर्म पानी की तरफ जाएगा ये पिघलना शुरू हो जाएगा और सारा पिघल के ये पानी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर लेवल बढ़ाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि
जब तक ये एक आइसबर्ग बन के तैर रहा है, ये किसी भी शिप में, किसी भी बोट में, अगर कोई भी शिप या बोट टकरा गई, जैसे आपने मूवी बारे सुना ही है टाइटैनिक, अगर देखी नहीं है तो सुना तो हो गई एटलीस्ट, वो इसी कारण इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उस टाइम की आपकी शिप बनाई गई थी, और वो सारी इसी कारण सिंक कर गई क्योंकि वो एक आइसबर्ग से टकरा गई थी। ठीक है, क्योंकि इतनी सॉलिड आइस से कोई भी मेटल टकराएगा, देखो पानी दुनिया की सबसे सॉरी, अब लाइट वापस आ गई तो क्या कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो आपका ये जो आइसबर्ग है जो फ्लोट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा नुकसान एक तो शिपिंग के लिए है, और दूसरा बिकॉज वो वाटर लेवल राइज करेगा। देखो आइसबर्ग जो फ्लोट करते हैं ना, एक आपका प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता होता था? जितना सॉलिड पानी के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। तो बेसिकली वो जो पानी बाहर निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है? सर वो एरिया उतना कंज्यूम हो गया ना, तो जगह भर गई सॉलिड एरिया से, तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल वॉल्यूम तो उतना ही था उस कंटेनर का। बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है, उस पानी की मूव कर गई। ठीक है, एक और भी कंसेप्ट है, ये आइसबर्ग तैरते क्यों हैं? एक ना कंसेप्ट है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का भी किसने कंसेप्ट सुना है? कभी आपने पानी में देखा है, मतलब ये एक आपका, चलो, ओहो, पानी का क्या स्ट्रक्चर बना है, ये आपका एक पानी का कोई टब था, कुछ भी था, इसके अंदर अगर मैं एक लोहे की बॉल फेंकूं, पूरी सॉलिड लोहे की बॉल फेंकूं, वो तैरेगी या नीचे सिंक नो करेगी? सर, वो डूब जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक लकड़ का छोटा सा ऐसे टुकड़ा फेंकूं, वो इसके ऊपर तैरेगा या डूबेगा? तैरेगा। तैरेगा सर। तैरेगा। अगर मैं थर्माकोल को फेंकूं, वो भी तैरेगा सर। तो वो क्यों तैर रहे हैं और ये लोहे की बॉल क्यों डूब रही है? डेंसिटी सर, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है वो चीज डूब जाती है। बिल्कुल, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं डेंसिटी के ऊपर। अगर कोई चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, वो चीज डूब जाएगी। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी, वो पानी के ऊपर रहेगी। क्या बिल्कुल पानी के ऊपर रहती है? ये पानी का लेयर है, क्या इसके बिल्कुल ऊपर रहती है? कभी आपने कोई लकड़ को ऐसे पानी के ऊपर रखा हो, बचपन में रखा ही होगा, खेलते हुए या कुछ भी करते हुए, उसके बाद क्या? सर थोड़ा सा नहीं, मतलब हाफ हाफ सा होता है। बिल्कुल, यही कंसेप्ट है आइसोस्टेसी का। देखो, जो डेंस ऑब्जेक्ट, जो ज्यादा पानी से डेंस चीज होगी, मतलब कोई भी लिक्विड लगा लो, वो डूब जाएगी। जो जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, उसका सिर्फ उतना एरिया डूबेगा जहां पे जाके डेंसिटी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो
वैसे ही इसी आइसोस्टेसी के प्रिंसिपल से ना आपका आइसबर्ग तैरता है। आइसबर्ग का सिर्फ 1/10 हिस्सा बाहर होता है। आइसबर्ग सिर्फ 1/10 मतलब सिर्फ 10% हिस्सा हमें दिख रहा होता है पानी के ऊपर, बाकी सारा पानी में डूबा होगा। जहां जाके डेंसिटी बैलेंस हो जाती है, ठीक है, अगर देखो इसकी आइसबर्ग की डेंसिटी थोड़ी कम है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी कम है। ये जो थोड़े का फर्क है ना, यही है जो इतना ऊपर रह जाता है, बाकी सारा आइसबर्ग डूब गया। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा, जितनी डेंसिटी कम होगी वो उतना ही ऑब्जेक्ट बाहर होगा। ये होता है आइसोस्टेसी का प्रिंसिपल। कभी आपको प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आप आइसबर्ग का एग्जांपल, ये सारी चीजों का एग्जांपल साथ में लिख के लिख सकते हो। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, आज के करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट हो तो ये थे हाँ आपके आज सर। के करंट अफेयर।